हेलो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स आने को हैं। थोड़ी थोड़ी टेंशन भी बढ़ रही है। क्या होगा एग्जाम में, हम लिख पाएंगे या नहीं? सो मेनी आंसर्स टू बी रिमेंबर्ड, सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्या करेंगे हम पेपर में? थोड़ी थोड़ी घबराहट तो हो रही है। अपने आप को हम ऑल इज वेल, ऑल इज वेल ये कह के समझा तो रहे हैं, बट डोंट वरी, हम है ना एट टारगेट पब्लिकेशंस। हेलो एवरीवन, मैं हूं समित सर। आज एक फिर से केमिस्ट्री वीडियो लेके आया हूं ये बताने के लिए कि हम बोर्ड एग्जाम्स में क्या करें, स्कोर कैसे करें, पेपर कैसे लिखें। इस वीडियो को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम के अंदर ऑन द डे ऑफ द एग्जाम पेपर राइटिंग में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब जनरली इसके अंदर आता है आपके एग्जामिनेशन फॉर्मेट्स, यानी कि पेपर का क्या फॉर्मेट होगा, कितने सेक्शंस होंगे और कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड टिप्स, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत अगर आती है तो वो आती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। बहुत सारे बच्चों के पेपर छूट जाते हैं। वी विल ट्राई टू सी कि हम क्या कर सकते हैं कि इस दिक्कत को हम अवॉइड कर सकें। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस को आंसर करने की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम को लेकर। क्योंकि जब हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर हम प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन बोर्ड एग्जाम में, खास करके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम में, प्रेजेंटेशन की एक अपनी वैल्यू है। लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द एग्जाम फॉर्मेट। हमें यह जानना जरूरी है कि ओवरऑल हमारा जो पेपर होगा इट विल बी डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस। पहले सेक्शन के अंदर आप ये देखेंगे कि यू विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इनको हम ऑब्जेक्टिव कंसिडर कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसे 1 या 2 लाइन में लिखकर आंसर करना होता है। सो यू विल बी हैविंग 18 मार्क्स ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन बी यानी कि यू विल हैव शॉर्ट आंसर्स, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी यू विल हैव शॉर्ट आंसर्स, 3 मार्क्स ईच। तो जो आपका सेक्शन बी होगा वो 16 मार्क्स का और सेक्शन सी 24 मार्क्स का। और वहीं पर सेक्शन डी, जहां पर आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होंगे, वो पूरा सेक्शन होगा आपका 12 मार्क्स का। सो योर टोटल पेपर विल बी 18 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 12, यानी कि 70 मार्क्स। अगर हम ऑप्शंस को कंसिडर करें तो ऑप्शंस के साथ आपका टोटल पेपर 98 मार्क्स का होगा। टिपिकली हमें यह जानना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है नॉर्मली। सो एज यू कैन सी राइट नेक्स्ट टू मी, यहां पर एक हिस्टोग्राम है जो हमें यह बता रहा है कि कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए टिपिकली पूछे गए हैं। यू कैन सी दैट देयर आर सम चैप्टर्स which are really important. Chemical thermodynamics, elements of group 16, 17, 18 यानी कि P block elements, D and F block elements यानी कि transition and inner transition elements, and aldehydes, ketones and carboxylic acids. These chapters have been asked for 6 marks each. यानी कि इन 4 चैप्टर्स को मिलाकर डायरेक्टली 24 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाते हैं आउट ऑफ 70। लेकिन मैं आपका ध्यान यहां लगाना चाहता हूं इन लास्ट के चैप्टर्स पे। आई एम टॉकिंग अबाउट बायोमोलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री एंड ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। 3 and 3 यानी कि ये 3 चैप्टर जो कि नॉर्मली काफी सिंपल चैप्टर्स होते हैं, ये 3 चैप्टर को अगर मैं मिलाकर एक चैप्टर कंसिडर करूं, क्योंकि इनको सिंपल कंसिडर किया जाता है, सो इफ आई ट्रीट देम एज वन सिंगल चैप्टर तो ये 9 मार्क्स के बराबर हो जाते हैं, विच इज मोर देन एनी ऑफ द अदर चैप्टर्स अलोन। तो अगर 24 के अंदर मैं ये 9 मार्क्स को जोड़ दूं तो 33 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो जाते हैं।
यही काफी सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा अगर हम इस हिस्टोग्राम को थोड़ा सा ट्वीक करें। एंड ये जो मार्क्स है यहां पर, ये विद ऑप्शंस अगर हम कंसीडर करें तो भी आप देखेंगे कि ये वैल्यूज काफी हद तक सिमिलर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी हद तक सिमिलर है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं, और उन वीक चैप्टर्स की वेटेज क्या है, उस हिसाब से आपको इनके ऊपर काम करना होगा। नाउ दैट वी नो कि हमारा एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा और चैप्टर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो अब हमें देखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। एग्जाम लिखते वक्त सबसे ज्यादा बच्चों की दिक्कत यह होती है कि उनका पेपर छूट जाता है। बहुत सारे बच्चे अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते एंड देन दे कंप्लेन, पेपर वाज वेरी लेंथी, हमसे पूरा नहीं हो पाया। कई बार ऐसा होता है कि पेपर कंप्लीट हो जाता है लेकिन पेपर को रिव्यू करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता। वेल, वंस अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो कुछ टिप्स हम यहां पर देखेंगे और इन टिप्स को हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि एग्जाम में हमारा टाइम मैनेजमेंट एकदम सही हो। एंड एज ऑलवेज वी एट टारगेट पब्लिकेशंस आर देयर टू गाइड यू। तो टाइम मास्टर करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे यह कहूंगा कि जो आपके सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, इनको आप इंडिविजुअली टाइम अलॉट करिए। जनरली मेरा यह मानना होता है कि सेक्शन ए शुड नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स इज मैक्सिमम, क्योंकि ये 18 क्वेश्चंस आप कम टाइम में स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ भी करके अगर आप इसमें 20 मिनट से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। यू हैव टू फिनिश दिस विद इन 20 मिनट्स। बाकी के जो सेक्शंस हैं ये आप अपने स्पीड के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि सेक्शन बी शुड टेक अराउंड 30 मिनट्स, सी शुड टेक अराउंड 60 मिनट्स एंड डी शुड टेक अराउंड 50 मिनट्स। पर इस तरह से अगर हम सेक्शन वाइज टाइम को डिवाइड करें तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, इन सारे नंबर्स को आप ऐड करिए और आपको मिलेगा 160 मिनट्स। पर हमारा पेपर तो 180 मिनट्स का यानी कि 3 घंटे का होगा। वेल, इस तरह से टाइम डिवाइड करके आप अपने लिए थोड़ा समय बचा सकते हैं फॉर रिव्यू। इस तरह से सेक्शंस को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। जो अगला टिप है वो ये है कि आपको न्यूमेरिकल्स और डायग्राम्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। जनरली ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स आर अ टाइम सेविंग मेजर इन केमिस्ट्री, क्योंकि यहां पर आपको लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने हैं। गिवन डेटा क्या फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे और उसका सॉल्यूशन। तो अगर आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, खास करके अगर आपने कैलकुलेशंस अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, तो ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपको पूरा पूरा पेज नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक टाइम सेविंग मेजर होगा। और डायग्राम में इसलिए कहता हूं क्योंकि जनरली अगर डायग्राम्स हम प्रैक्टिस करते हैं, बिना प्रैक्टिस किए हुए जो डायग्राम हम 10 मिनट्स में बनाते हैं, रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो डायग्राम हम 10 मिनट्स में बनाते हैं उसे हम 2 से 3 मिनट्स में खत्म कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग इट। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम्स के जो प्रैक्टिस के साथ आपका टाइम सेव करेंगे। अदर देन दैट, मैं ये कहता हूं कि हमेशा पेपर की शुरुआत से ही आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में बच्चे स्लो लिखते हैं क्योंकि हमारा पेपर का टाइमिंग मॉर्निंग का होता है। तो शुरुआत में इनर्शिया होता है, आपने इनर्शिया पढ़ा होगा फिजिक्स में, जिसके चलते स्टार्टिंग में हमारी स्पीड काफी स्लो होती है और लास्ट में क्या होता है, हम इतनी तेजी से लिखते हैं कि बस पेपर जलने वाला होता है ना। पर उस चीज को हमें अवॉइड करना है। What are we supposed to do? We are supposed to maintain a good writing speed from the beginning itself. और इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देता हूं। What you can do is, before you write your paper, आप अपने हाथ को वार्म अप करिए by using a smiley ball. To make sure कि आपके हैंड में जिस हाथ से आप लिख रहे हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन
पहले से ही काफी अच्छा हो। तो वार्म अप एक्सरसाइजेस अगर आप अपने एग्जाम से पहले करेंगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन राइटिंग फास्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये तो हुआ टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अब यह भी जरूरी है कि हम ये देखें कि किस तरह से हम एग्जाम को आंसर करें। अब टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ यह भी तो जरूरी है कि हम ये देखें कि एग्जाम में लिखते वक्त हमें किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। जनरली हम ये कहते हैं कि बच्चों को इजी क्वेश्चंस से शुरू करना चाहिए। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं आप उसको बाद में करिए। जो मार्क्स आपको आता है, जो चीजें आपको आती हैं, पहले आप उसको कंसोलिडेट करिए। एट द सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। यह आपके प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा है और आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में, खास करके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में, प्रेजेंटेशन की एक वैल्यू है। लेकिन पेपर लिखते समय आप इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन मत करिए। यू शुड वेट टिल यू रिव्यू। इसलिए हमने यहां लिखा है अंडरलाइन द की टर्म्स ड्यूरिंग द रिव्यू। एट द सेम टाइम यू हैव टू मैच योर आंसर लेंथ टू मार्क्स। आपने देखा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए भी आते हैं और 3 मार्क्स के लिए भी आते हैं। तो आपको यह जानना है कि सेम क्वेश्चन अगर आप 2 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं तो आपको क्या क्या लिखना होगा, और अगर आप 3 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं तो आपको क्या क्या लिखना होगा। ऑफ कोर्स अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप सारे पॉइंट्स लिख देंगे तो अगेन इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसके लिए हमने आपके लिए कुछ मटेरियल तैयार किया हुआ है जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए। कमिंग टू प्रेजेंटेशन, दिस इज द थर्ड टाइम दैट आई एम टेलिंग यू कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहां हमें देखना है कि पेपर हम कैसे प्रेजेंट करें। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आपको अपना पेपर नीट हैंडराइटिंग से लिखना है। एक सैंपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, दिस इज हाउ यू शुड राइट योर एग्जाम, जहां पर एग्जामिनर को यह समझ में आए कि आपने क्या लिखा है और उनको पढ़ने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इट इज लाइक अ कर्टसी जो आप एग्जामिनर की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं बाय मेकिंग देयर जॉब इजियर। फिर मैं ये कहूंगा कि आपको हाईलाइट या अंडरलाइन करने चाहिए कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे कि मोलैरिटी, एक्टिवेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हेसेस लॉ, नर्न्स्ट इक्वेशन। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं आप उनको हाईलाइट करिए ड्यूरिंग रिव्यू, राइट। ये भी मैंने जस्ट आपको अभी बताया था। इसके बाद जो अगली टिप होगी हमारी वो होगी डायग्राम्स। यू हैव टू यूज अ डार्क पेंसिल टू ड्रॉ योर डायग्राम्स वेरी नीटली। आप जितना डायग्राम्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टाइम बचेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो 10 से 12 मिनट्स में आप डायग्राम बनाते हैं विदाउट प्रैक्टिसिंग, विद प्रैक्टिस यू कैन ब्रिंग दैट टाइम डाउन टू 2 to 3 मिनट्स। अगला जो हमारा टिप होगा वो होगा टेक्निकल लैंग्वेज को यूज करना। यह बहुत जरूरी है क्योंकि टिपिकली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में यह देखा जाता है कि अगर आप आंसर अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, भले ही आपका आंसर सही हो, लेकिन अगर वो टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है तो उसके आपको मार्क्स कम मिलते हैं। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप आंसर अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। बट अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स जब अपने लैंग्वेज में आंसर लिखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उसका मतलब वाकई में कुछ और हो जाता है। एग्जामिनर चाह के भी उसके मार्क्स आपको नहीं दे पाएगा। तो it is very important for you to write down the answers as per the textbook language. I will show this to you with an example in the next slide. It is important, dear students, it is important to write down the question numbers neatly and very clearly. Remember, if your answer is correct, but you have not written the question number, you will not get the marks for it. So it is important to write down the question number very, very clearly. और यहां पर एक चीज और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं
तो आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। आप एक क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर को मत ब्रेक करिए कि पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं पार्ट ए, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए पार्ट बी। दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द राइट ऑर्डर। आप ब्रेक मत करिए ऑर्डर को। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, आप उसको पूरा करिए, और अगर आपको लग रहा है कि यू नीड स्पेस और यू वांट टू कम बैक टू सम अदर पार्ट लेटर, लीव स्पेस फॉर इट एंड देन कम बैक टू इट लेटर। लास्ट presentation tip that I would like to give you is that when you are solving MCQs, that is multiple choice question, जो आपका पहला सेक्शन होगा, आपको सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना है, ऑप्शन के साथ साथ आपको आंसर भी लिखना है। ये एग्जांपल आप देखिए, यहां पर अगर आप सिर्फ ए लिखेंगे तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ए के साथ साथ पूरा ऑप्शन लिखना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन टिप्स हैं। बी वेरी केयरफुल। इन बातों का अगर आप एग्जाम में ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। इसके अलावा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि देयर आर सम केमिस्ट्री स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। बहुत सारी चीजें जो मैंने अब तक बताई हैं, ये तो आप सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक टू केमिस्ट्री सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो लॉ का नाम है कोलरॉश लॉ, या मैकेनिज्म का नाम है SN1 सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, या साइंटिस्ट का नाम है विलियमसन सिंथेसिस या सैंडमेयर रिएक्शन, इन चीजों को हमें पूरा लिखना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको टेक्स्ट बुक लैंग्वेज लिखना है। अब ये एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में लिखा गया है कि ऑक्सीजन एटम बॉन्ड्स विद कार्बन। ओके, ऑक्सीजन एटम बॉन्ड्स विद कार्बन, लेकिन यहां पर आपको रिएक्शन का कोई कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा। इसी स्टेटमेंट को अगर मैं थोड़े से टेक्निकल लैंग्वेज में लिखूं एज पर द टेक्स्ट बुक, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। द एल्कोक्साइड ग्रुप, जिसमें ऑक्सीजन है RO माइनस, द एल्कोक्साइड ग्रुप, इट अंडरगोज SN2 सब्स्टिट्यूशन। ये SN2 सब्स्टिट्यूशन अंडरगो करता है एल्काइल हैलाइड के साथ, एंड इट डिस्प्लेसेस द हैलाइड टू प्रोड्यूस ईथर। अब जब ईथर बनेगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तो बनेगा ही, एज पर विलियमसन सिंथेसिस। तो इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की कि यहां पर मैकेनिज्म कौन सा है, इस रिएक्शन में साइंटिस्ट का नाम क्या है, फंक्शनल ग्रुप कहां से क्या बन रहा है। सो दिस विल बी द एक्सेप्टेड आंसर। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो लैंग्वेज है वो टेक्निकल लैंग्वेज होनी चाहिए। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिवाइज, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट योर आंसर्स क्लियरली इफ यू वांट टू डू वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। एट द सेम टाइम, जब आपने रिविजन किया है, प्रैक्टिस किया है, और आप अपने आंसर्स भी सही से लिख रहे हैं, ऑन द डे ऑफ द एग्जाम ऑलवेज रिमेंबर, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। जो आपने प्रैक्टिस की है आप उस पर भरोसा रखिए, घबराइए मत, स्टे काम ड्यूरिंग द एग्जाम्स। अब इस वीडियो के अगले सेक्शन में, यानी कि अगले वीडियो में, हम ये बात करेंगे कि व्हाट हैव वी डन टू हेल्प यू इन दिस प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर व्यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।